भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। आइए लिए चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ। शुरू करते हैं। अमेरिका ईरान में एक बार फिर से टेंशन काफी बढ़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर हमले की चेतावनी दे दी, तो ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर दिया, बदले में पलटवार। इससे एक बार फिर से दुनिया में टेंशन काफी बढ़ चुकी है। ईरान से आई इस तस्वीर को आपके सामने रख रहे हैं। सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया। अमेरिका ने ईरान में 80 ठिकानों को निशाना बना दिया। इसी बीच بندر عباس یا ابوالفضل دوباره جنگ یا ابوالفضل तो अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम कमांड सेंटर पर एक के बाद एक कई भीषण हमले किए। और इसमें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमला किया गया। साथ ही होर्मुज में ईरान की 60 नावों को भी टारगेट किया गया। सिर्फ धमाके ही धमाके सुन रहे हैं आप। और देखिए, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को बड़े हमले की चेतावनी भी दे दी है इसी बीच। And so we hit him very hard last night. Very hard. Probably hit him hard again tonight. And so we hit him very hard last night. Very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them, you know. And so we hit him very hard. और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम कमांडर खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही है, जहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर देखिए। और इराक के नजफ में खामनेई की अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है, जहां भारी संख्या में इराक के लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए। और वहीं अमेरिका के इस अटैक के बीच तुर्की में नाटो की बैठक चल रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ साथ न देने पर नाटो देशों को घेरा। तो क्या इस बैठक में नाटो देश ईरान के खिलाफ आ जाएंगे? सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों भड़क गए हैं और सीज फायर खत्म करने का ऐलान उन्होंने कर दिया। देखिए, सीज फायर और खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच हमला। अमेरिका ने ईरान में 80 ठिकानों पर टारगेट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हमलों की पुष्टि की। होर्मुज में ईरान की 60 मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। नाटो समिट में ट्रंप ने कहा सीज फायर खत्म हो चुका है, अमेरिका ईरान से अब कोई डील नहीं करना चाहता। अमेरिका ने पिछली रात ईरान में जोरदार अटैक किया। ट्रंप ने कहा हमने खतरनाक लोगों को निशाना बनाया, अगर वो हमला करेंगे तो अमेरिका हर बार जवाब देगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने होर्मुज में कुछ जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिका की यह कार्रवाई इन्हीं जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है, ऐसा कहा गया है। होर्मुज में ईरान के हमलों को समझौते की शर्त का उल्लंघन बताया। अमेरिकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमला किया। इसमें सिरिक, केश्म और बंदर अब्बास मुख्य हैं। बंदर अब्बास में शहीद हक्कानी पोर्ट पर भी हमला किया गया।
अमेरिका ईरान में अभी अंतरिम समझौता और सीज फायर लागू है ताकि अंतिम समझौते के लिए बातचीत का समय मिल सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका के हमले से एक बार फिर जंग भड़क गई है। ट्रंप के तेवर से एक बार जंग की आशंका काफी तेज हो चुकी है फिर से। और अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को उनका वो बयान जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है इस वक्त। हमने कल रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया था और संभव है कि आज रात फिर से हमला करें। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। अब मैं उनसे कोई डील नहीं करना चाहता। वे घटिया लोग हैं, वे बीमार सोच वाले लोग हैं। उन्हें बीमार सोच वाले लोग ही चलाते हैं और वे बहुत खतरनाक और हिंसक लोग हैं। अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता तो वे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अब सब खत्म हो गया है। मेरे हिसाब से उनसे डील करना सिर्फ समय की बर्बादी है। तो वो घटिया लोग हैं, बीमार सोच वाले हैं। आपने सुना अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की जुबानी। अब आगे बढ़ते, कुछ और तस्वीर, कुछ और डिटेल्स। देखिए, अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का नंबर था। ईरान ने भी अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, यानी जवाबी पलटवार। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इस दौरान इराक में थे, जहां इराक के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। हमले की खबर के बाद वो तुरंत ईरान लौट आए। और इसी बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसको आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या है बताने जा रहे हैं। देखिए, खामनेई जहां से भाषण दिया करते थे वो वहां की तस्वीर है जो जारी किया गया वीडियो। با کدام روز بیشتر اونس گرفتی و سوختی که امروز این گونه در هم ریختی این تصویر کدام روز است که بارها آن را شنیدی و دوست داشتی به آن اقتدا کنی یک شهید خامنه‌ای مگر در همه این سالها که محرمها و فاطمی ها میزبان। तो ईरान ने कैसे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है अब यह भी जान लीजिए। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जोरदार जवाबी पलटवार कर दिया। ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया था 80, इन्होंने 85। कुवैत और बहरीन में ईरान ने अमेरिका ठिकानों को टारगेट किया। मिसाइल और ड्रोन हमले से भारी नुकसान का दावा किया गया। हमलों में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय पर यह अटैक किया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने बुशर में 2 सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया। सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका पर 5 समझौते को तोड़ने का आरोप मढ़ा। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया। लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी। ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध लागू किए। दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक किया और लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति पेजेश्कियां ईरान लौट आए हैं। वो इराक के नजब से तेहरान लौटे। खामनेई का पार्थिव शरीर इराक के नजब पहुंचा था, जहां धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियां वहां पर गए हुए थे। ईरानी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के हवाले से अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों के लिए अमेरिका को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे ईरान जरूर उठाएगा। तो जवाबी पलटवार भी लगातार जारी है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन दुनिया की चिंता तो बढ़ी गई है। अब इस हमले का असर और कुछ तस्वीरें और डिटेल्स देखिए, क्योंकि ये जो हमला हुआ, इन हमलों के बाद एक बार फिर होर्मुज में तनातनी काफी बढ़ चुकी है। यहां से तेल टैंकर्स के निकलने में फिर मुश्किल शुरू हो गई है। तस्वीर तो हमला और जवाबी हमला यानी पलटवार, अब इसका असर किस तरह से फिर पड़ेगा या पड़ने लगा है, आइए समझ लेते हैं।
देखिए, अमेरिका ईरान के हमले और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमतें फिर से आसमान पर हैं, तो शेयर बाजार भी भारी गिरावट वहां पर भी देखी गई है। अमेरिका ईरान जंग और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से तेल की कीमतों में उछाल दर्ज हुआ है। ट्रंप के समझौता खत्म करने के ऐलान से तेल की कीमतें 6% तक जा बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 6% बढ़कर दोबारा $75 प्रति बैरल तक जा पहुंचा है। सीज फायर के बाद तेल की कीमतें कम होनी शुरू हो गई थी और अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। अब इसके चलते बाजार में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ चुकी है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। जंग के बीच दुनिया भर के शेयर बाजार में भी हाहाकार है। जैसे यूरोपीय शेयर बाजारों में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ, 504 पर। भारतीय शेयर बाजार 20 मिनट में ही 1000 अंक टूट गया। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। तेल की कीमतें बढ़ने या सप्लाई प्रभावित होने से सीधा असर पड़ेगा, यह सब हमने देख भी लिया है। अब सवाल यह है कि अगर दोबारा जंग शुरू तो आगे क्या होगा? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी इसको लेकर क्या कह रहे हैं। षड्यंत्र के अंतर्गत ही अमेरिका ने मौका दिया हो ईरान को, लेकिन फिर भी कई मौके दिए गए कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए, समझौता हो जाए, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब जब शोक चल रहा है ईरान के अंदर, अयातुल्ला खोमेनी की शव यात्रा चल रही है, ऐसे में ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सर कलम कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को जो मारेगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और बाकायदा एक मुख्तार यूनिट बना दी गई है जिसमें तरह तरह के कॉम्पिटेंट किलर्स ज्वाइन करवा दिए गए हैं। यानी ऐसे समय में फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि आओ मैं समझौता करता हूं? और इतना ही नहीं, जब ये कह दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखा जाएगा, तब जो जहाज ओमान के तट के पास से अमेरिका के डायरेक्शन में गुजर रहे थे, उनके ऊपर एक बार नहीं 2 बार हमला किया गया और जिसमें उनको नुकसान भी पहुंचा। ऐसे समय में फिर अमेरिका ने यह कह दिया कि अब ईरान के साथ वार्ता करना समय की बर्बादी है, ये बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं, लिहाजा सीज फायर खत्म होता है। तो देखिए, जंग की आशंका और दोबारा जंग की शुरुआत के बाद दुनिया के देश टेंशन में हैं। जी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये नाटो देशों की जब इकट्ठा हुए सारे वहां के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी मीटिंग, मेल मुलाकात और ये फोटो सेशन की तस्वीर से। अब इस जंग को लेकर दुनिया के देश क्या कुछ कर रहे हैं, आइए जरा समझ लेते हैं। जल्दी से आपको हम बता देते हैं। अमेरिका ईरान टकराव पर चीन की नजर है। चीन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात पर नजर है, युद्ध की चिंगारी भड़काना किसी के हित में नहीं है। अमेरिका और ईरान से समझौता मानने की अपील की गई है। उधर टर्की क्या कर रहा है, मतलब तुर्की कह रहा है। नाटो समिट में ट्रंप की मौजूदगी में तुर्की का बयान सामने आया। एर्दोगन ने समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। होर्मुज में कूटनीतिक सहित हर संभव मदद का ऐलान किया गया है। ओमान ने बहरीन, कुवैत और होर्मुज में हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब कतर से कमर्शियल जहाजों पर हमले को गलत बताया। ओमान ने कहा कि वो बहरीन और कुवैत के साथ खड़ा है। सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने की अपील की गई है। कनाडा, खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए तनाव खत्म किया गया था। ईरान गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा था। सऊदी और कतर के ठिकानों पर हमले कर रहा था। अमेरिका ने ईरान को इसका उचित जवाब दिया है। तो तुर्की और कनाडा ने अमेरिका का समर्थन किया। इसी बीच काम बिगाड़ने की कोशिशों के बावजूद मैं ईरान संकट को समाधान की ओर ले जाने में अपने दोस्त ट्रंप के साथ मजबूत रुख की तारीफ करता हूं। हम अपनी कूटनीतिक कोशिशों के अलावा हॉर्मुज को बारूदी सुरंगों से मुक्त कराने के लिए योगदान देने को तैयार हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए तनाव को कम करने का दौर लागू किया गया था। ईरान गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा था, खासकर सऊदी और कतर के ठिकानों पर हमले कर रहा था और इसका उचित जवाब दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बड़ी खबर आज की, राम मंदिर। जी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर कैसे योगी की पुलिस और एसआईटी का शिकंजा कस रहा है, यह भी समझने वाली बात है। और
अयोध्या में एसआईटी कैसे खर्चे के सारे पुराने चैप्टर्स खोलेगी, वो सब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं और डिटेल में ये भी दिखाएंगे कि फर्जी रसीद के कितने चश्मदीद हैं, जानना जरूरी है। देखिए, योगी चढ़ावा चोरी को लेकर हो रही जांच और एक्शन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। योगी आज वाराणसी में मौजूद थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दैव्यो विगगा अहिंज सर्वांजं भयं सर्वास्य जातु धान्यो धराचीहि परासुवा सौजस्ताम्रो अरुणौ दवृहु सुमंगलः इन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं। तो बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ बच्चों से भी मिले। किसी बच्चे को योगी ने दुलारा तो किसी को चॉकलेट देते नजर आए। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट क्या मंगाया? इधर इधर और दे दे। अरे आए हाँ, नाम बोलो। इसका नाम? स्कूल जाती हो? स्कूल कौन क्लास में पढ़ती है? आइए। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ी ये है, देखो ये बड़ी है ना। कौन बड़ा है? भैया बड़े हैं। तो इस तरफ योगी बच्चों को चॉकलेट दे रहे थे और उधर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। देखिए, एमपी के हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान जी के सामने अर्जी दे रहे थे और चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और मंदिर में यह भी उसके प्रदर्शन का एक तरीका है। तो सियासी हंगामा और बवाल के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आज अयोध्या में चंपत राय से मिलने पहुंचे और चंपत राय इस्तीफा देने के बाद से अयोध्या में एकांतवास पर हैं। चंपत राय से मिलने के बाद गोविंद गिरी राम मंदिर पहुंचे। ही महाराज जी एक मिनट। महाराज जी, तो राम मंदिर में गोविंद देव गिरी ने एक अहम बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में गोपाल राव भी शामिल हुए। गोपाल राव ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य रहे हैं और उन पर चोरी में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन गोविंद गिरी से मुलाकात पर क्या बोले गोपाल राव और क्यों कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट से ना हटाए गए हैं और ना उन्होंने कोई गड़बड़ी की है। कुछ नहीं बोल रहे। क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। आपको मंदिर से बात किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत इस तरीके से आप क्या कहेंगे आप? बैठिए, बंद कराइए। मंदिर में हम रहेंगे। हाँ, रहेंगे। ठीक है। और इधर ट्रस्ट के सदस्य और बड़े पदाधिकारी आज अयोध्या में दिखे तो 3 आरोपियों को भी पुलिस ने जेल से अपनी रिमांड में ले लिया। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 40 घंटे की कस्टडी मिली। हट जाओ आगे से, साइड हो जाओ। निकल रहे हैं और जो है तीनों आरोपी दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और राज उगलवाने भी शुरू कर दिए हैं। अयोध्या में निशानदेही के लिए ले गए आरोपियों को पुलिस कई जगह ले गई है। ये देखिए, मुलाकात करते थे, लवकुश है, आते थे, अनुकल्प चोरी का पैसा था। किसके कहने पे तूने चढ़ावा चोरी किया है? किसके कहने पे तूने चढ़ावा चोरी किया? बताओ जल्दी। आप लोग प्लीज क्या कहना चाहिए? तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इस बीच चढ़ावा चोरी पर एक और खुलासा हुआ है। क्या है, देखिए।
एक रसीद बुक मिली है और देखने में एकदम असली लगती है, लेकिन आरोपियों ने फर्जी रसीद ये बुक छपवाई थी। इससे वो चंदा अपनी जेब में रखते और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। ये देखिए, ये फर्जी रसीद बुक। तो आरोपियों से जब चढ़ावा चोरी और फर्जी रसीद बुक पर सवाल किया गया तो देखिए जरा कैसे वो बचते और भागते नजर आए। क्या कहोगे अपनी सच्चाई में? तुमने चंदा चोरी की है? चंदा चोरी तुमने की है? चंदा चुरा देते हैं, गाड़ी बुक करी थी। अपने सफाई में कुछ कहोगे? अपने सफाई में कुछ कहोगे भाई? अपने सफाई में कुछ कहोगे? अपने सफाई में कुछ कहोगे? रास्ता आप लोग कैसे आयो हैं, सीओ हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर आरोपियों को बैठाया गया। पहली गाड़ी जो है वो स्कॉर्पियो है। तो फर्जी रसीद से आरोपी कैसे चंदा चोरी करते थे वो डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। अनुकल्प, लवकुश और करुणेश। ये 40 घंटे की हिरासत में है। आरोपियों से पूछताछ में एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपियों से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बरामद हुई। ये रसीद बिल्कुल असली जैसी ही है और इसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी है। आरोपियों ने कबूल किया है कि फर्जी रसीद पैसे ऐंठने का बड़ा जरिया थी। ये सूत्र बता रहे हैं, शुरुआत में जब कोई राम मंदिर में दान या चढ़ावे की इच्छा जाहिर करता तो टिन्नू यादव, लवकुश, अनुकल्प और बाकी आरोपी इन्हें झांसे में ले लेते और उनसे पैसे ले लेते और उन्हें रसीद के तौर पर यह फर्जी रसीद पकड़ा देते ताकि दान या चढ़ावा देने वाले किसी भी भक्त को उन पर शक ना हो। इस तरह फर्जी रसीद से जमा पैसे आरोपी आपस में बांट लेते थे, बांटने लगे थे और इन पैसों से उन्होंने काफी जमीन जायदाद बना ली। नई व्यवस्था के तहत जब दान की रसीद ऑनलाइन मिलने लगी तो आरोपियों ने इन फर्जी रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। ये सब कुछ सूत्र बता रहे हैं। पुलिस और एसआईटी अब आरोपियों की संपत्तियों की जांच में लगी हुई है और यह भी पता किया जा रहा है कि आरोपियों ने जो प्रॉपर्टी या सामान खरीदा था उसका भुगतान उन्होंने ऑनलाइन किया था या फिर कैश। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के चाचा के घर भी छापेमारी की और रिमांड में लिए आरोपियों से बाकी सबूतों की भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। तो एक तरफ चोरी के नोटों पर बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस पर कैसे सियासी विस्फोट मचा है और कैसे योगी आस्था का अपमान करने वालों को बड़ी चोट देने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा सब। लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। 50 दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में तनिक भी लज्जा नहीं आई। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना बड़ा धोखा हुआ देश की जनता की आस्था के साथ। भगवान राम लोग कहते हैं कि अयोध्या से वापस चले गए और जो है इधर से उधर बात करे मुख्यमंत्री, बजाय इसके सही जांच करके दोषियों को दंडित करे और घुमा फिरा के दूसरों की बात करे तो इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य की और शर्म की बात हो ही नहीं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जहाँ कोई भी घटना हो रही है तो उसमें अखिलेश जी कभी रात जरूर आ जा रहे हैं, पता नहीं कहीं। देखिए, एसआईटी प्रथम दृष्टया 8 लोगों के एफआईआर किया, जेल गए, फिर वो जांच कर रही है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो लोग इसमें होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो अफवाह चल रही है, एक ही घटना हुई है चोरी का दान पात्र में। दान पात्र के चोरी को छोड़कर के बाकी सभी गलत है। केवल दान पात्र की चोरी की जो भी विषय है उतना मात्र के लिए यहाँ है, बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। इसके अलावा है हमारे पास, उस दिन दिखाए भी, जिसको चाहिए वो आ जाए, देखे, परखे, अगर उनकी रसीद नहीं मिली रसीद ले ले, सब हमारे पास सुरक्षित रखा है, ऐसे कोई समस्या नहीं। पकड़े गए। एसआईटी की टीम लगातार चढ़ावा चोरी और काउंटिंग में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही है। एसआईटी अब मंदिर में खर्च के पुराने सारे रिकॉर्ड्स खंगालने में जुटी हुई है।
एसआईटी की ऑडिट लिस्ट में सबसे पहले है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। करीब 2.5 साल पहले हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। एसआईटी अब एक एक बिल और बाउचर जांचेगी और पता करेगी कि खर्च के नाम खेला तो नहीं हुआ, मतलब भ्रष्टाचार। एसआईटी के रडार पर राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च हुए, हजारों मेहमान आए। लेकिन क्या जो प्लान था वो पूरी तरह पारदर्शी था? क्या हिसाब किताब एकदम पक्का था या चढ़ावा की तरह यहां भी खेला हो गया? एसआईटी इसकी भी तफ्तीश करने में लगी हुई। और अब एसआईटी ने जांच का दायरा कहां तक बढ़ाया है, कौन कौन से कार्यक्रम और कितने पैसे की डिटेल वो खंगाल रही है, सब कुछ जान लीजिए। आपके सामने डिटेल्स रखने जा रहे हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एसआईटी राम मंदिर के हर बड़े आयोजन का खर्च जमा करने में जुट चुकी है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा पर सबसे ज्यादा 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें वीआईपी हस्तियों और नेताओं समेत करीब 8,000 मेहमान पहुंचे थे। एसआईटी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में हुए खर्च के बिल खंगाल रही है, पता कर रही है कि क्या वाकई जितना बिल दिखाया गया उतना खर्चा भी किया गया और क्या बिल और वाउचर असली हैं, दान रसीद की तरह कहीं फर्जी तो नहीं है। इसमें भी तो फर्जी वाला नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टेंट्स और शामियाना में 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा में करीब 31 करोड़ रुपए का खर्चा आया। पोस्टर, बैनर्स और प्रचार प्रसार में करीब 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह साज सज्जा में करीब 15 करोड़ रुपए लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन खाने पीने के इंतजाम में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ध्वजारोहण राम मंदिर में 25 नवंबर 2025 को भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, आपको याद होगा। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ समेत 6,000 खास मेहमान शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति व्यक्ति करीब 16,000 का खर्च आया था। एसआईटी जांच कर रही है कि ध्वजारोहण में कहां कितने पैसे खर्च हुए। कमेटी तब के सारे बिल्स, वाउचर्स और टेंडर्स सबकी पड़ताल में जुटी हुई है। और महाकुंभ रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा भक्त राम मंदिर पहुंचे। महाकुंभ में भीड़ की वजह से अतिरिक्त 43 लाख रुपए खर्च किए गए। एसआईटी जांच में जुटी है कि मंदिर में क्या वाकई खास इंतजाम थे, ये सूत्र सब बता रहे हैं। महाकुंभ में 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावा मिला था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। महाकुंभ में 1.5 किलो सोना और 28 किलो चांदी चढ़ावे के रूप में मिली। एसआईटी इन चढ़ावे और उसके भंडारण की भी जांच कर रही है। और अब एसआईटी की जांच पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं माननीयों को उन्हीं की जुबानी। जो काम तुमने मुसलमानों के साथ किया है वही काम तुम हिंदुओं के साथ कर रहे हो, वही काम हिंदुओं के साथ कर रहे हो। नजर तुम्हारी उन सारे मंदिरों के पैसों पर है। और ये सब जो साउथ के मंदिर है ना, जिनके पास अकूत संपत्ति है, ये सब नजर वहां है। ये पूजा का पूरा खेल घूम करके वहां जाना है। अब लोगों की आज समझ में आए, कल समझ में आए, हमें अभी समझ में आ रहा है, लोगों की बाद में समझ में आएगा तो। चोर तो हर जगह होते हैं, उससे मान प्रतिष्ठा मंदिर की कम नहीं होती है। जिस मंदिर की स्थापना करने में 500 साल लग गए, उसमें अगर कुछ चंद लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो उससे मंदिर की मर्यादा पर कोई अंकुश ना लगना चाहिए, ना लोगों को इस बारे में आना चाहिए। जब सब खुलासा हो गया, अब खुलासा में सब अपने आप निकल बाहर आ गया है, तो एक ही रास्ता है। वो रास्ता है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाए, विनम्रता पूर्वक निवेदन है। देखो ये ट्रस्ट में सभी चंपत रहा है। ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है ना, उसमें हर व्यक्ति चंपत रहा है, कोषाध्यक्ष से लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष तक एक ही विचारधारा के लोग हैं। क्या राम उनकी जागीर है क्या? ये राम के मालिक बन गए, दूसरे कोई राम भक्त नहीं है इस देश में, आप ही है। वीएसपी और संघ वाले और बीजेपी वाले, क्या हम लोग राम भक्त नहीं है? अखिलेश यादव राम भक्त नहीं है, मायावती राम भक्त नहीं है, ममता बनर्जी राम भक्त नहीं है, आप ही है क्या? अयोध्या पर, बद्रीनाथ केदारनाथ जी पर और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण केंद्रों पर ये ऐसा विवाद या घटनाएं सामने लाने की कोशिशें होती हैं बदनाम करने की। त्रुटि जो है उसमें दंड के अपराधी, उनको दंड मिलना चाहिए और दंड मिल रहा है और मिलेगा, उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है।
लेकिन ये भी देखने वाली है कि अभी जब जांच चल रही उसके पहले ही लोग अपना एजेंडा तय करके अपना निर्णय सुना देते हैं। देखिए, एसआईटी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है पब्लिक के सामने, वो दिखा रहा है कि 70 ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने आए हैं जहां पर चोरी हुई है, जूतों में, कपड़ों में, यहाँ वहां लेके लोग जा रहे हैं। और ये भी रिजाइन करने से क्या तुम्हारे पाप नहीं धुल जाते जो तुमने पहले किया है जब तुम वहां पर मौजूद थे? किसने मलाई खाया है ये तो बताना पड़ेगा ना। ये हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था का गला घोट दिया आपने। सारे विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो बस बिना मतलब में चिल्ला रहे हैं। क्या मतलब है समझ में नहीं आता। देखिए, चढ़ावा चोरी का मामला अब मध्य प्रदेश के मशहूर बगलामुखी मंदिर से भी सामने आया है। एमपी के आगर मालवा में क्या राम मंदिर जैसी चढ़ावा चोरी हुई है? डीएम ने मामले की तफ्तीश के लिए एक कमेटी बना दी है। मतलब पहले राम मंदिर, बद्रीनाथ और फिर बगलामुखी, ये सवाल हो रहे हैं। चोरी और गड़बड़ी का मामला बद्रीनाथ धाम से सामने आया। बद्रीनाथ धाम मामले में क्या एक्शन हुआ और कैसे हो रही है जांच, वो भी आपको आगे हम बताएंगे, दिखाएंगे। तो बद्रीनाथ वाले मामले में एक कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रमोद नौटियाल बद्री केदार समिति के अध्यक्ष के पीए थे, मंदिर समिति के अध्यक्ष। उन पर भारी गड़बड़ी के आरोप लगे थे। यही है तस्वीर है जिन पे आरोप लग रहे हैं। तो सवाल बड़ा हो गया कि कहां तक चढ़ावा चोरी का यह खेल, सवाल हो रहे हैं। आइए जरा कुछ अब और आपके सामने डिटेल्स, क्योंकि अब मंदिर समिति की शुरुआती जांच में गड़बड़ी के काफी संकेत मिले हैं, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति, जिसे कहते हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष के पीए थे। प्रमोद नौटियाल के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद बीकेटीसी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। और जांच कमेटी ने बद्रीनाथ मंदिर के गणना कक्ष का निरीक्षण किया और टीम के 4 सदस्यों ने चढ़ावे की गिनती से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जांच की। साथ ही मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, उनकी रिकॉर्डिंग को। एक कर्मचारी के निलंबन के बाद मंदिर समिति की आगे की जांच अभी चल रही है। दूसरी ओर धामी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इसको लेकर सरकार की तरफ से बनी जांच समिति के अध्यक्ष गढ़वाल कमिश्नर होंगे। ये तो बद्रीनाथ धाम वाला मामला हो गया। और अब बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा, मध्य प्रदेश। यहां क्या चल रहा है? आगर मालवा का मशहूर बगलामुखी मंदिर भी विवादों में। यहां से भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है। एक गैर सरकारी समिति श्रद्धालुओं पर आरोप लगे हैं। आरोप नगद, सोना और चांदी के रूप में दान इकट्ठा करने का है। चढ़ावे की राशि के लिए निजी बैंक खातों का उपयोग किया गया और समिति की ओर से वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई। हाल ही में जिले के कलेक्टर ने मंदिर का निरीक्षण किया था। इसी दौरान मौखिक रूप से अनियमितताओं की शिकायत की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। जांच कमेटी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बगलामुखी मंदिर शक्ति पीठ के रूप में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहां साल भर आम भक्तों से लेकर वीवीआईपी और राजनेता तक आते रहते हैं। बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, आप भी जानते होंगे। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल यानी कि हजारों साल पहले बना। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की और घोर तपस्या करके माता बगलामुखी से जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बद्रीनाथ धाम और बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने पर सियासी हंगामा मचा है, वो भी सुनिए जरा। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाएगी। जो भी देखते, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। धैर्य रखिए, जांच सबके सामने आएगी और जांच में कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार ने लगातार इन 5 वर्षों के अंदर आपने देखा कि चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, जहां भ्रष्टाचार की कहीं पर भी बात आती है तो उस पर सरकार ने उस पर कड़ा प्रहार भी किया और उनको दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। सच झूठ जो पता चले वो आगे की बात है, लेकिन वर्तमान में ऐसे जवाबदेह पदों पर बैठे हुए लोगों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जांच के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। होता है कि छोटे को मार दो, बड़ा आदमी ठाठ में रहे। वैयक्तिक सहायक बद्रीनाथ जी में
परमानेंट लगाने की जरूरत ही क्या थी? मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होती ऐसी कि जो अध्यक्ष का व्यक्तिगत सहायक श्री बद्रीनाथ जी मंदिर में 24 घंटा रहे। आज बगलामुखी की यही स्थिति राजा राम के मंदिर में 9 साल पहले चोरी हुई थी, आज तक उसकी सामने नहीं आई। तो ये हिंदू के आस्था के मंदिरों की, जब हिंदू मंदिरों की तुम आप रक्षा नहीं कर सकते, तो हिंदुओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, हिंदू रक्षक की बात करते हो, लेकिन हिंदू मंदिरों की रक्षा कब होगी? रही घोटालों की बात, अगर ये घोटाले मंदिरों में हो रहे तो कब जेल के पीछे जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी बताए। कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए, एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी और सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि जब आप दान देते हैं तो सोच समझकर दान दें। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और सोच समझ के दान देंगे तो अच्छा रहेगा। और जिस किसी श्रद्धा आस्था के स्थान पर ऐसा प्रकरण आता है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए, और कहीं ऐसी घटना हो गई है तो उसका भी माल पानी की रिकवरी होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर, महत्वपूर्ण खबर की। अब बात करते हैं आज की जो बड़ी खबर है। देखिए, इंडोनेशिया दौरे के आखिर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। पहले ये तो आपको हम बता रहे हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खबर भी बताएंगे क्योंकि पीएम की मौजूदगी वहां पर है अभी। लेकिन ये जो मंदिर की हम बात कर रहे हैं, 1100 साल पुराना मंदिर है ये, और इसमें जाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पर किए गए थे। मंदिर के ऊपर अद्भुत नजारा है और यहां पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वो तस्वीर है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी देर तक मंदिर में वक्त बिताया और जानकारी भी हासिल करते हुए नजर आए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की। अब जरा इंडोनेशिया के पुराने मंदिर को देखिए। यहां त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के 3 मुख्य मंदिर मौजूद हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान वहां भी मूर्ति इंडोनेशिया में। अब आपको इस मंदिर की विशेषता जल्दी से बता देते हैं, क्या कुछ है खासियत नजर आ रही। देखिए, इंडोनेशिया के शिव मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जहां पर गए, इंडोनेशिया के 1100 साल पुराना यह मंदिर है। यहां योग्याकर्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रभानंद पहुंचे पीएम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ मौजूद रहे।
दोनों ने मंदिर के संरक्षण जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन भी किया और प्रधानमंत्री ने मंदिर के दर्शन किए, शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने सोशल मीडिया पर मंदिर की तस्वीरें भी साझा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम, उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद ब्रह्मानंद मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ब्रह्मानंद मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहले स्थान पर कंबोडिया का अंगकोर वाट है, ये मंदिर है। इसके पुनर्निर्माण में भी भारत ने मदद की है। ब्रह्मानंद मंदिर परिसर कभी करीब 240 मंदिरों में फैला था। यहां त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, 3 मुख्य मंदिर इनके हैं। इनमें 47 मीटर ऊंचा शिव मंदिर सबसे बड़ा है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों की कहानियां उकेरी गई हैं। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार 2029 तक पूरा होने की उम्मीद भी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके बाद वो फिर इस मंदिर में आएंगे दर्शन करने। योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, उनके साथ यहां आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है। पीएम मोदी को भी आपने सुन लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर जब रवाना हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से, उसकी तस्वीरें वहां। उसके पहले राष्ट्रपति से मिलते हुए गर्मजोशी के साथ। और इंडोनेशिया की वायुसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को फिर स्कॉट किया। इंडोनेशिया पहुंचने पर भी इसी तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया था। तो 3 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न पहुंच गए और जहां एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, मोदी मोदी के नारे तो लगते ही हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब आपको जल्दी से बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में कैसा शेड्यूल रहने वाला है। तो देखिए, इंडोनेशिया के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हुए। 3 दिनों के इस दौरे में व्यापार और आर्थिक साझेदारी पर वार्ता होगी। पीएम एंथनी अल्बनीज के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया गए हैं। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बड़े कारोबारियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। लिथियम और यूरेनियम जैसे खनिजों की सप्लाई पर चर्चा होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्वाड सहयोग पर जोर रहेगा और इसके तहत समुद्री सुरक्षा और डिफेंस सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी का यह तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। भारतीय समुदाय को भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत का 14वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार मित्र राष्ट्र है। 2025-26 में दोनों देशों में $24 अरब का व्यापार हुआ। पीएम मोदी के इस पर चीन की भी नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों में मोदी को लेकर क्रेज दिख रहा है, जैसा हमेशा दिखता है। देखिए जरा, सुनिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री तो सारे विश्व में एक जगत गुरु भारत को
स्थापित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं वो आ रहे हैं। बहुत आनंद है उनको देखने का, उनसे मिलने का, और बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की। आपको हम लोग ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये अभूतपूर्व क्षण है हमारे लिए। हम मोदी जी के सम्मान के लिए, उनके वेलकम करने के लिए बहुत आतुर हैं और हम लोग बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही एनर्जी के साथ उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कैसे हम उनका स्वागत करें। बहुत एक्साइटेड हैं और सारे जैसे बाहर भी बहुत रश है और कल भी 30,000 प्लस लोग आ रहे हैं और हमारी इधर कम्युनिटी बहुत बड़ी है। सो एवरीबडी इज वेलकमिंग मिस्टर मोदी। मेलबर्न से ही हैं और इंडिया से हम अमृतसर से हैं। जैसे मेलबर्न में पूरा शादी सा माहौल है, जैसे मोदी जी आ रहे हैं और एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड और सब पूरे जोश के साथ उनका स्वागत करने के लिए रेडी। तो पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अब आपको लिए चलते हैं वापस भारत, और भारत में कहां? पश्चिम बंगाल, क्योंकि जहां बच्ची से रेप के आरोपी को ढेर कर दिया गया, उसका कर दिया गया एनकाउंटर, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह एनकाउंटर वाला इंसाफ है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में एक बच्ची से रेप के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसको ढेर किया, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है भरपूर। रेप और हत्या के विरोध में तृणमूल के छात्र और युवा विंग की ओर से एक रैली निकाली गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस रैली का विरोध किया और चोर चोर के नारे लग गए। वहां ममता बनर्जी भी मौजूद थी। हंगामा बढ़ा तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वहां मौजूद एक शख्स को जड़ दिया थप्पड़। किसने? ममता बनर्जी ने। देखिए। एक को नहीं, दो को, एक को तो पीछे मारा था, एक को गाल पर, यानी दो हो गए। बारुईपुर में बच्ची से रेप के जिस आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसका नाम है प्रभास मंडल। बलात्कार की घटना सामने आने के बाद भीड़ ने उसकी पिटाई भी की थी जोरदार। पुलिस के मुताबिक प्रभास मंडल ने उस वक्त हिरासत से भागने की कोशिश की जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था। এবং সেই দূরত্বের মধ্যেই পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টায় এবং গুলি চালালে ইনজিওর্ড হয় এই প্রভাস দ্রুততাকে এবং সেই দূরত্বের মধ্যেই পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টায় এবং গুলি চালালে। लोग आक्रोशित हैं। बच्ची से इसके पहले रेप और हत्या के बाद भीड़ ने वहां एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अब देखिए, प्रभास मंडल समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तस्वीर। मारले का नहीं, मारले का नहीं, मारले हो गया आगे तो मारले का नहीं, मारले का नहीं, मारले हो गया आगे तो मारले का नहीं, मारले हो गया। और प्रभास मंडल का एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के बाद उसके घर वालों ने उससे किनारा कर लिया। पत्नी और मां ने कहा जो उसने किया उसकी सजा मिली। चलो 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 एक बोल्ड स्टेटमेंट। चलो 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 चलो। लेकिन देखिए, बरुईपुर में बच्ची से रेप की और हत्या के बाद इस घटना ने सियासत का रूप भी ले लिया है। कैसे? समझिए जरा। देखिए, टीएमसी ने शुभेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी थी और अब टीएमसी के नेता आरोपी प्रभास मंडल को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। रेप और हत्या पर बवाल बढ़ा है, सियासत तेज हुई तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद वहां पहुंचे थे और बच्ची के परिवार वालों को कार्रवाई का भरोसा दिया था, इंसाफ दिलवाने का। और चलिए ये भी जान लीजिए जल्दी से कि बच्ची से रेप का आरोपी कैसे ढेर कर दिया गया। देखिए, बंगाल में बच्ची से रेप और हत्या का आरोपी एनकाउंटर में मारा गया।
आरोपी का नाम प्रभास मंडल था और वो पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस के मुताबिक उसे क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लाया गया था और इसी दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली, भागने की कोशिश की और आरोपी ने पुलिस वालों पर गोली भी चलाई। तब पुलिस वालों की जवाबी कार्रवाई में प्रभास मंडल ढेर। मुठभेड़ में मौत के बाद उसकी मां ने शव लेने से इनकार कर दिया। यह मामला पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना का है, बारुईपुर, जहां 4 जुलाई को 12 साल की एक बच्ची लापता हो गई थी। अगले ही दिन बच्ची का शव इलाके के एक तालाब से मिला। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हुई तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बच्ची के शरीर पर जख्म और सिर पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने जांच शुरू की तो इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें 4 लोग लड़की को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए। आरोपियों ने रेप के बाद बच्ची को तालाब में फेंक दिया था। हत्या करके बच्ची के परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद भीड़ ने एक आरोपी की वहीं पीट कर हत्या कर दी। फिर रेप मर्डर के आरोप में प्रभास समेत 2 की गिरफ्तारी हुई। आरोपी की मां ने कहा कि वो बेटे का शव नहीं लेगी लाश। वहीं टीएमसी ने उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया तो बीजेपी कह रही है कि बंगाल में अब किसी भी अपराधी की खैर नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि वे बेगुनाह था। शादी के बाद मैंने कई गलत काम अपनी आंखों से देखे हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि उसने ये अपराध किया था। उसने गलत किया और इसी वजह से उसे गोली मारी गई। मैं क्या कहूँ, जिस तरह उस बच्ची की मौत हुई उसे भी उसी तरह मरना चाहिए था। उसने इतना जघन्य अपराध किया, इसीलिए उसे उसकी सजा मिली। मैं प्रभास का शव लेने नहीं जाऊंगी। जो शैतान पकड़ा गया था उसको लेके जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वो भागने का कोशिश किया और पुलिस से छीन लिया उसका बंदूक। सर पुलिस को ही मार देते तो क्या होता? और इस बॉर्ड क्रिमिनल को और क्या करे पुलिस? सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। बाकी पश्चिम बंगाल का जनता के सामने सारे रिश्ता है। समा प्रसाद के भूमि पे समा प्रसाद का सरकार आया। अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। कि कीर्ति आजाद का ये बयान लेके, कॉग्निसेंस लेके, और वहां मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ एक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज किया जाए। और मैं चैलेंज करके कहता हूं कीर्ति आजाद को कि आप प्रूव कीजिए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अभी पुलिस तकिया का खाट का नीचे में, टेबल का नीचे में छुपेगा नहीं, पुलिस भागेगा नहीं। और पुलिस का हथियार छीन के भागना चाहेगा तो ऐसे ही होगा। आगे भी अगर ऐसा होगा, अपराधी ऐसे करेगा तो अपराधी को यही ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा पुलिस एनकाउंटर किलिंग शुरू किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में बराबर से होता था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ। हम चाहते हैं कि इसके बारे में पूरा तथ्य जनता के सामने आए। बात हो गई बंगाल की। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोपियां में लश्कर के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से। सबसे पहले आपको उस आतंकवादी का वीडियो दिखाते हैं जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। उस आतंकवादी का नाम था जाकिर गनी। उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। उसमें गनी के साथ एक दूसरा आतंकवादी भी नजर आ रहा है। ये देखिए भाग जाते हुए। तो ये जाकिर गनी आतंकवादी कुलगाम का रहने वाला था और 2024 में लश्कर में शामिल हो गया था, लश्कर-ए-तोयबा। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने इसकी लाश बरामद कर ली है और गांव वालों ने पुष्टि की है कि वो जाकिर गनी की ही लाश है। तो जाकिर गनी उन 14 टेररिस्ट, उन 14 आतंकवादियों में शुमार था जिसका नाम सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के बाद जारी किया था। उनमें से 9 आतंकवादियों का अब तक सफाया हो चुका है, यानी उनको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। शोपियां में पिछले 5 दिनों से एनकाउंटर चलाया जा रहा है और अब भी यह जारी है। एजेंसियों को शक है कि लतीफ भट्ट नाम का आतंकवादी भी इसी इलाके में छुपा हुआ है। अब आइए देखते हैं
कि कैसे मारा गया पहलगाम हमले का ये गुनहगार, इसकी भी कुंडली खोलते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब शोपियां में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनी ढेर हो गया। लश्कर का जाकिर गनी उन 14 आतंकवादियों की सूची में शामिल था जिसे पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर की जगह से उसकी लाश बरामद की है। दरअसल 5 दिनों से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सुरक्षा बलों को यहां 2 टेररिस्ट के छुपे होने की सूचना मिली थी। ऑपरेशन के 5वें दिन एजेंसियों ने गनी का शव बरामद कर दिया। गनी कुलगाम का रहने वाला था और 2024 से लश्कर-ए-तौबा से जुड़ा हुआ था। वो 2023 से दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल क्षेत्र में सक्रिय था। जाकिर का नाम पाकिस्तान से जुड़े कई आतंकवादी हमलों में भी सामने आया था, जुड़ा था। अब यहां एक और आतंकी लतीफ भट्ट के छुपे होने की भी आशंका है, लिहाजा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम के बाद एजेंसियों ने 14 आतंकवादियों की सूची जारी की थी जिसमें से जाकिर गनी समेत कुल 9 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। काम तमाम। शोपिया में एनकाउंटर वाली जगह से आपको दिखाते हैं एनडीटीवी के रिपोर्टर इरशाद अहमद शाह की रिपोर्ट। आपको दिखा दूं कि इन एरियाओं में जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो बिल्कुल लगातार जारी है। फौज को अलर्ट पे रखा गया है ताकि और जो मिलिटेंट छुपे हो सकते कहीं ना कहीं उनको जो है ढूंढ निकाला जाए। और लगातार 5 दिन से पहले यहाँ पे एक मुहासरा चला और आज जो है कामयाबी लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, एक मिलिटेंट को मार गिराने में इनको जो है बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पे जितने जवान से उनको जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है तो कि जो अंदर मिलिटेंट है कहीं ना कहीं वो भाग ना जाए। एरिया जो शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर लगातार 6 दिन हुए हैं इस ऑपरेशन को और आज जो है कामयाबी लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मिलिटेंट को मार गिराने में। आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर, बात मॉनसून की करते हैं। बारिश, आफत, बाढ़, सैलाब और परेशानी त्राहिमाम मचाने लगा है बारिश। अब पहली तस्वीर पुणे की आपके सामने रख रहे हैं जहां बाढ़ के पानी ने पूरा मंदिर गायब कर दिया और ये मशहूर वरदायिनी मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुणे की एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां कचरे का पहाड़ बिल्डिंग पर आ गिरा और कई लोग मलबे में दब गए जिनका रेस्क्यू किया गया। पुणे के बाद अब राजधानी दिल्ली की तस्वीर जहां भारी बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई, मलबे में कई लोग दब गए जिनका रेस्क्यू किया गया। तो एक बार देख इसको निकालने का हाथ दबाओ। कोई नहीं आराम से निकालो, आराम से। हम काम कर रहे हैं, ऊपर हाथ दबाओ ना, नहीं बचा लेंगे आप। और अब गुजरात की सूरत की तस्वीर जहां सड़क पर कमर तक पानी भर चुका है और इस सैलाब में बाइक डूबी हुई नजर आ रही। सूरत की ही एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं जहां मॉल में पानी पानी नजर आ रहा है। पूरा फ्लोर है, इसमें आधा से ज्यादा तो पानी भर चुका है, जो नई अपडेट है। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, एक पूरा ग्राउंड। और अब गुजरात नवसारी की तस्वीर जहां बाढ़ के पानी में एक बस फंस गई और इसे बुलडोजर से रेस्क्यू करना पड़ा। और अब जल्दी से जान लीजिए कि मॉनसून ने कहां-कहां और कितनी तबाही मचाई है। आइए शुरुआत करते हैं गुजरात की खबर सबसे पहले, क्योंकि गुजरात की सूरत में 36 घंटे में 19 इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिससे 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सूरत में एनडीआरएफ ने 85 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला है। इनमें 36 पुरुष, 27 महिलाएं और 22 बच्चे शामिल हैं। महाराष्ट्र 1 जुलाई से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 389 परिवारों के 1261 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हरियाणा गुरुग्राम के कई इलाकों में 2-2 फीट पानी भर चुका है। भारी बारिश से 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही बारिश होती है लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दफ्तर आए या फिर जाएं या सामान्य में भी हमेशा ट्रैफिक। कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम कराने के आदेश जारी हुए इस बीच, और दिल्ली रोहिणी में तेज बारिश में निर्माणाधीन मकान गिर गया। कई लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका भी जताई जा रही है। जबकि यूपी, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है देखिए। यूपी के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। नोएडा समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है इस बीच। मध्य प्रदेश जबलपुर में बारिश से 5 मंजिला इमारत जमींदोज। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में
14 गांव 10 दिनों से देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए अरुणाचल प्रदेश में। यहां बाढ़ और लैंडस्लाइड से 94,000 लोग प्रभावित हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, 21 घायल हैं और 2 महिलाएं लापता हैं। और इसी खबर के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।